फंक्शन देख रहे थे, उसमें सबसे पहला हम लोगों ने प्राइमरी फंक्शन देख लिया था, इशुएंस ऑफ करेंसी नोट्स। 2 रुपए से लेके 2000 रुपये मूल्य वर्ग तक के नोटों को जारी कर सकता है ना? ठीक। नेक्स्ट, अच्छा इसमें एक बात और लिखी, एक बात और रह गई थी। 1957 से आरबीआई ने 1957 से एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। मिनिमम रिजर्व सिस्टम की ये कॉन्सेप्ट है कि 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास हमेशा 200 करोड़ रुपए या उतने मूल्य का सोना या दोनों आरबीआई के पास होना चाहिए, तभी वो करेंसी नोट्स को इशू करने का जो काम है वो कर सकता है। अदरवाइज तो ये मतलब उसकी जमानत है, अदरवाइज तो वो नहीं कर सकता। इसी को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा गया है, या न्यूनतम आरक्षित पद्धति इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो आप इस बात को नोट करके लिख लीजिए। फ्रॉम 1957 RBI used minimum reserve system. RBI used minimum reserve system 1957 से RBI द्वारा न्यूनतम निधि पद्धति नामक व्यवस्था का प्रयोग किया गया है। Under it RBI has to have 200 crore rupees at the any given time or the capital worth of it, ठीक है, या 200 करोड़ रुपए मूल्य के बराबर की पूंजी उसके पास होना आवश्यक है, बॉयज काशीराम में जाएंगे। नेक्स्ट लिखेंगे अगले पॉइंट से। एक ये बात हो गई, मिनिमम रिजर्व सिस्टम समझ में आ गया, इसको नहीं आया? किसी भी समय आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए या उतने मूल्य की पूंजी होनी चाहिए, माने कि डॉलर या तो विदेशी मुद्रा होना चाहिए या गोल्ड होना चाहिए। कम से कम 200 करोड़ रुपए की पूंजी किसी भी समय आरबीआई के पास होनी ही चाहिए। ये मिनिमम रिजर्व है आरबीआई। अगर इससे कम है तो बैंक का काम नहीं कर सकता। जैसे किसी भी बैंक के पास 5 लाख रुपए मिनिमम रिजर्व होता है, किसी भी बैंक को अगर बैंकिंग का काम करना है तो किसी भी समय में उसके पास 5 लाख रुपए की पूंजी होनी चाहिए, अदरवाइज तो वो बैंकिंग का काम नहीं कर सकेगा। इसी को मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहा गया है। आरबीआई के लेवल पर ये जो धन है 200 करोड़ रुपए, ठीक है। अगला निकला इसमें नेक्स्ट, सरकार के बैंकर का कार्य करता है। फंक्शंस एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के बैंकर का कार्य करता है, ठीक है। देखो बैंकर का काम क्या है? धन प्राप्त करना और धन देना, है ना। बैंकिंग में ये 2 बातें आती हैं। इसका मतलब सरकार के बिहाफ पर वो पैसा लेता होगा और पैसा देता भी होगा। सरकार कौन है यहाँ पर? केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है,
तो आरबीआई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बिहाफ पर पैसा लेता भी है और देता भी है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खाते ही आरबीआई में होते हैं केवल। राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने पैसे को वहाँ डिपॉजिट कर सकती है, बाकी किसी लोग पे नहीं होते। इसीलिए जितना भी धन प्रेषित होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट कंसोलिडेटेड फंड की तरफ से, वो सब आरबीआई के खाते से होता है। इसीलिए कोई ट्रांजेक्शन होती है तो आरबीआई के खाते से होती है, ट्रेजरी वगैरह में आरबीआई वगैरह का नंबर उसको लिखा हुआ होता है। तो आप इसमें लिखेंगे सरकार के बैंकर का कार्य करता है। कुल मिला के अगर 115 करोड़ स्वर्ण का है तो 75 करोड़ कैश में होना चाहिए। मैंने लिखा ना दोनों है 200 करोड़ होना चाहिए, या तो सोना 200 करोड़ का हो या दोनों को मिला के 200 करोड़ हो, या फिर सोना और कैश दोनों मिला के 200 करोड़ हो। 200 करोड़ रुपए मिनिमम रिजर्व फंक्शन है उसका आरबीआई, ठीक है, मिनिमम रिजर्व फंड है। इसमें नेक्स्ट लिखना बैंकों के बैंकर का काम करता है, फंक्शन एज द बैंक, सरकार के बैंकर का काम करता है, फंक्शन एज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें लिखना इसके आगे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करना, धन प्राप्त करना तथा उनके आदेश पर भुगतान करना, तथा उनके आदेश पर भुगतान करना। रिसीविंग the money, receiving the money on the behalf of, receiving the money on the behalf of state government and central government, state government and central government, and also do payment, and also do payment on the behalf of them, on the behalf of them. Next लिखना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से, भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से जनता से धन प्राप्त करना, जनता से धन प्राप्त करना। Receiving money from the public, on the behalf of central government and state government. काशीराम में on the behalf of central and state government, ठीक है। देखो अब ये बिहाफ पे कैसे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने का काम कौन करता है? आरबीआई। किसको बेचेगा? बैंकों को। बैंक किसको बेचेंगे? लोगों को। तो पब्लिक से पैसा बैंक के पास, बैंक से पैसा आरबीआई के पास, सरकार को उधार दे दिया गया। तो इस फंक्शन को कौन पूरा करता है? आरबीआई, है ना। आरबीआई इस तरीके से जनता से उधार पैसा लेता है और बाद में चैनलाइज करता है सरकार के लिए। अगले पॉइंट से लिखना सरकारी कोषों को संरक्षित करना, सरकारी कोषों को संरक्षित करना। टू प्रिजर्व द गवर्नमेंट फंड्स या गवर्नमेंट रिजर्व्स, ठीक है। राज्य सरकार के जितने भी फंड हैं और केंद्र सरकार के जितने भी फंड हैं, ये सब आरबीआई के पास में प्राप्त होते हैं, उनका कोष वहीं। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से विदेशी विनिमय का प्रबंधन करना, विदेशी विनिमय का प्रबंधन करना। मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज
मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, मुझे ये बताइए जो डॉलर बाहर से आता है ये कहाँ जमा होता है? अंततः नहीं पहुंचता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप जमा करोगे, पहले तो होता भी केवल आरबीआई में, 1999 के बाद में उसे जब चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता करी गई रुपए की, फुल कन्वर्टिबिलिटी और रुपी अकाउंट, तब जाके वो किसी भी बैंक में आप जमा कर सकते हो। अदरवाइज तो पहले जो भी पैसा आता था फॉरेन एक्सचेंज 1999 से पहले, वो सब आरबीआई में ही जमा होता था, डायरेक्टली आरबीआई में, वही आपको फिर पेमेंट करता था उसका। ब्लैक मनी बहुत चलती थी उस समय, इस वजह से बाद में ब्लैक मार्केटिंग को खत्म करने के लिए रुपये की कन्वर्टिबिलिटी को कर दिया गया करंट अकाउंट पर, और उस तरीके से अब सब बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सेप्ट करने लगे फॉरेन एक्सचेंज को। लेकिन ये अंततः जमा होता है आरबीआई में। आप बैंक गए, बैंक को आपने डॉलर दिया, बैंक ने आपको रुपया दे दिया उसके बदले में। डॉलर जैसे ही बैंक के खाते में चढ़ेगा, वो तुरंत आरबीआई के लेजर में शो होगा, इतना डॉलर उस बैंक द्वारा आरबीआई के खाते में जमा किया गया, और आरबीआई उतना ही वापस उस बैंक को प्रोवाइड करा देगा कैश के फॉर्म में। इसीलिए होता जनरली क्या है, इसे एक बात और भी यहाँ से निकल के सामने आती है। मान लीजिए बाहर से विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज बड़े लेवल पर आ जाए देश में, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? उतने ही लेवल पर जो मुद्रा है वो छोड़नी पड़ेगी बाजार में। मान लीजिए $100 आए आरबीआई में जमा हुए, तो $100 के बराबर जो रुपया है वो बाजार में छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से महंगाई भी आती है कभी कभी। अगर भारी मात्रा में मुद्रा आ जाए विदेशी मुद्रा, तो मुद्रा प्रसार बढ़ जाएगा उसकी वजह से, और जनरली महंगाई को भी महंगाई भी उससे बढ़ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा विदेशी मुद्रा, विदेशी कोष अच्छे नहीं होते, ये भी इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट को बढ़ा देते हैं कभी। खैर चलिए, एक ये बात हुई। दूसरा इसमें लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, राज्य एवं केंद्र सरकारों को आर्थिक सलाह प्रदान करता है। आर्थिक सलाह प्रदान करता है। इट प्रोवाइड इकोनॉमिक एडवाइस, ये फाइनेंशियल एडवाइस टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, देखो ये इतने काम थे जो ये सिद्ध करते हैं कि आरबीआई सरकार का बैंक है। ठीक है ना, मेंस एग्जामिनेशन में कई बार आया है ये सवाल कि सिद्ध करिए कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार का एक बैंक है। तो आप लिखेंगे कि सरकार का एक बैंक है, और उसके उधर काशीराम में जाना है, सरकार का एक बैंक है, और आप इस सब बातों को लिखेंगे कि ये सब काम आरबीआई के सिद्ध करते हैं कि वो सरकार का है। अब इसमें नेक्स्ट लिखना, बैंकों के बैंक के रूप में, अगला हेडिंग डालना, बैंकों के बैंक के रूप में, एज द बैंक ऑफ द बैंक्स या बैंकर ऑफ द बैंक्स। ठीक है, इसमें आप पहला पॉइंट लिखना। देखो बैंकों का बैंक कैसे है? बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। फाइनली बैंकों को उधार देने का काम आरबीआई करता है, चाहे तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिस तरीके से भी वो घटा बढ़ा के बैंकों को उधार दे पैसा, लेकिन बैंकों को धन उधार देने का काम आरबीआई करता है, बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, इसीलिए भी वो एक बैंकों का बैंक है। एक चीज। दूसरी, बैंकों के ऊपर बैंकों का सुपरिंटेंडेंस का काम करता है, ये सुपरिंटेंडेंस का काम करता है, बैंकों को आदेश निर्देश देने का काम करता है, उनकी साख नीति पर नियंत्रण करने का काम करता है। साख नीति माने क्रेडिट पॉलिसी, बैंकों को किसको उधार देना है, किसको नहीं देना, कितने रेट पर देना है, इस सब का निर्णय करने का काम आरबीआई का है। तो बैंकों के एडमिनिस्ट्रेशन को देखना,
एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, रेगुलेशन को देखना है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को उनका अपना काम होता है, रेगुलेशन को देखने का काम आरबीआई का है। तो बैंकों के विनियमन का काम करता है, सुपरिंटेंडेंस का काम करता है, उनकी क्रेडिट पॉलिसी को संरक्षित करने का काम करता है, डायरेक्ट करने का काम करता है, और इसके साथ साथ वो अंतिम ऋणदाता है बैंकों का। ठीक है, ये सारे काम ये बताते हैं कि आरबीआई बैंकों का भी बैंक है। तो पहला लिखेंगे बैंकों का अंतिम ऋणदाता है, बैंकों का अंतिम ऋणदाता है। द फाइनल क्रेडिटर ऑफ बैंक्स। ठीक है, दूसरा लिखना बैंकों की साख नियंत्रण पर काम करता है, बैंकों की साख नियंत्रण पर कार्य करता है, साख नियंत्रण पर कार्य करता है। परफॉर्म टू रेगुलेट credit rates of bank, बैंकों के विनियमन का भी कार्य करता है, बैंकों के विनियमन का भी कार्य करता है। also functions as to regulate the banks, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन कौन है जिन्हें टैबलेट मिल रहा है? आप में से कोई है जिनका नाम है उस सूची में? 1 2 3। सही है। क्यों है? बाकी को नहीं मिल रहे? अच्छा, ऐसे कौन कौन है जिनको दर्द है कि हमें नहीं मिला, हम भी उसी बैच में थे, ऐसे कौन कौन है? कोई बात नहीं, अगली बार मिल जाएगा। अगली बार मिल जाएगा, कोई नहीं। चलिए, सही है। नेक्स्ट ये पॉइंट से मतलब टैबलेट की इसके लिए याद जनसंख्या के यहाँ पे है। चलिए, क्या मतलब आगे सबके अलग अलग होंगे, डिपेंड करता है टाइम पर। सेम आरबीआई की सबके लिए सेम होगी, लेकिन कुछ बैंकों का अपना एडमिनिस्ट्रेशन का रहता है अलग अलग। तो कुछ बैंक क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा बैंक है, उसके पास ज़्यादा पूंजी निवेश कर सकता है, तो वो अपने ग्राहकों को कम इंटरेस्ट रेट पर भी दे सकता है लोन। और चूंकि उसके पास ज़्यादा एसेट है तो इंटरेस्ट रेट भी वो कम चार्ज कर सकता है, लेकिन बहुत माइन्यूट अंतर आता है, सब में अंतर जरूर है। बड़ा बैंक आसानी से उसके पास जब कैपिटल ज़्यादा होती है तो वो कर सकता है। विनियमन का मतलब है रेगुलेशन। अच्छा, नियम कैसे कहते हैं? नियम किसे कहते हैं? टैबलेट वाले बताएं,
टैबलेट वाले बताए नियम किसे कहते हैं, व्हाट आर द रूल्स। एक नियम के अंतर्गत ही, मतलब नियम नहीं विधि, कानून के अंतर्गत आपको टैबलेट मिल रहा है ना, और आपने सारे नियमों का पालन किया इसीलिए टैबलेट मिल रहा है आपको। तो इसलिए टैबलेट वाले विद्यार्थी बताएं कि नियम किसे कहते हैं, रूल्स क्या होते हैं। देखो यूपीएससी में तो ये आना है, अब देख लो। मेरी तरफ से एक टैबलेट फ्री उसे जो बता दे, और जिसने नहीं बताया तो उसकी मैं ले लूंगा। जो सही बताए वो ही बताना, नहीं तो टैबलेट मुझे देनी पड़ेगी उनके। नहीं पता चलेगा। देखो अगर पता हो तो ही बताना। टैबलेट नहीं मिल रहे ना, चलो बता दो फिर तो। विधि किसे कहते हैं, फिर कानून किसे कहते हैं। विधि में और नियम में कुछ अंतर होता है। चलो पढ़ लो, ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना, रेगुलेशन बताता हूँ क्या होता है, विनियम में बताता हूँ। देखो नियम का मतलब है, नियम की आप परिभाषा अगर इसे आप देखें, समान परिस्थितियों में किया गया समान व्यवहार नियम कहलाता है। लोगों द्वारा समान परिस्थितियों में समान रूप से किया गया व्यवहार नियम कहलाता है। एग्जाम्पल, ये फिलॉसफिकल है, इसको मुझे पता था, ये कोई दर्शन से रिलेटेड है ये बातें। एग्जैक्ट नियम की परिभाषा यही है, जैसे यहाँ पर एक नियम बना दिया जाए कि सब लोग एक ड्रेस में आएंगे, एक ड्रेस कोड फिक्स कर दिया जाए, तो एक समान व्यवहार के लिए सबको बताया गया। और एक समान परिस्थिति होगी। समान परिस्थिति क्या है, आप सब लोग पढ़ने आ रहे हैं, क्लास लेने आ रहे हैं, उसके लिए एक समान व्यवहार आप करोगे। क्या करोगे कि आप ड्रेस पहन के आओ। तो जब किसी भी संस्था या कोई भी लोग, संस्था भी छोड़िए, जब समान परिस्थितियों में लोग समान व्यवहार करें, तो ऐसी अवस्था को या ऐसे व्यवहार को हम लोग नियम कहते हैं। हेलमेट पहन के चलना, चौराहे पे गाड़ी पे टू व्हीलर पे हेलमेट पहन के चलना, दैट इज ऑल्सो एक समान व्यवहार हो गया, एक समान व्यवस्था में, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नियम। लेकिन जब वो नियम किसी सॉवरेन संस्था के द्वारा बनाए जाए, यानी एक समान व्यवहार समान लोगों के लिए किसी संप्रभु संस्था द्वारा बनाया जाए, तब उसको हम लोग विधि कहते हैं। जैसे संसद क्या करेगी, सब लोगों के लिए एक समान व्यवहार, समान स्थिति में नियम बना देगी वो, ये हम लोग, इसको हम लोग फिर विधि करेंगे। इसीलिए विधि में और नियम में अंतर होता है। नियम तो कोई भी बना सकता है। जैसे मान लीजिए मम्मी ने नियम बनाया कि मेरा नया खाना नहीं मिलेगा घर में, तो अब ये क्या है, ये एक समान व्यवहार हो गया जो एक समान परिस्थिति में घर के सब सदस्यों के साथ किया जाएगा। दैट इज द रूल। ये नियम की परिभाषा है, ठीक है। विनियमन का करना क्या है, विनियमन का मतलब है जब कोई नियम बना दिया जाए, उस नियम को सुपरिंटेंडेंस करना, उस नियम को देखना, उसकी जांच करना कि क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको हम लोग रेगुलेशन कहते हैं या विनियमन कहते हैं। तो नियम की जांच करना या लगातार नियम को सुपरिंटेंडेंट करते रहना, निरीक्षण करते रहना, तो रेगुलेशन या विनियमन कहलाता है। और आवश्यकता पड़े तो बदलाव भी हो सकती है। चलिए अब इसमें एक नोट लिखना,
अच्छा क्या लिखा लास्ट पॉइंट बताइए, बैंकों की साख का नियंत्रण करता है। अच्छा अब देखो ये ऊपर के जितने भी काम बैंकों के आरबीआई को दिए गए हैं, यानी बैंकों के बैंक के रूप में आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ, ये 1949 के एक्ट के माध्यम से हुआ। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के माध्यम से आरबीआई को ये शक्तियां मिली। तो आप इसमें नोट करके लिखिए, उपरोक्त शक्तियां आरबीआई को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत प्रदान की गई। The above authority was given to RBI under Banking Regulation Act 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। ये बैंकों के बैंक के रूप में काम हो गया आरबीआई। एक तीसरा काम, नेक्स्ट जो काम है आरबीआई करता है, वो एक्सचेंज रेट का रेगुलेशन करता है। विनिमय दर को रेगुलेट करने का या विनियमन करने का काम आरबीआई करता है। रुपए और डॉलर में या रुपए और बाकी विदेशी मुद्राओं की जो एक विनिमय दर है उसको निर्धारित करने का काम या उस प्रक्रिया को निर्धारित करने का काम आरबीआई करेगा। बाजार आधारित होती है वैसे तो ये, लेकिन कभी कभी आरबीआई इंटरवेन भी करता है उसको, उसे रोकने के लिए। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, जब रुपया बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था तो आरबीआई ने एक नियम बना दिया था कि बाहर से जो लोग पैसा भारत में निवेश करेंगे उनको एक ऊंची इंटरेस्ट रेट प्राप्त होगी। एनआरआई फंड के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी गई थी 1%। हाँ, इसलिए आरबीआई ने कोई नियम बनाया, जिससे एक्सचेंज रेट को फिक्स कर दिया जाए या उसको स्थिर कर दिया जाए, गिरने से रोक दिया जाए। तो कुछ आरबीआई ऐसे काम भी कर सकता है जिससे कि एक्सचेंज रेट को नियमित किया जाए। तो एक्सचेंज रेट का विनियमन करने का काम किसका है? आरबीआई का। तो लिखिए अगले पॉइंट में, एक्सचेंज रेट का विनियमन करता है। इट रेगुलेट द एक्सचेंज रेट या विनिमय दर का विनियमन करता है। एक्सचेंज रेट को विनिमय दर कहते हैं। इट रेगुलेट द एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट का लिखना, कृषि साख की व्यवस्था करता है। It also manage the agriculture credit. ठीक है, डैश करके लिखना इसके आगे। देखो, कृषि साख जितनी भी बैंकों के द्वारा दी जाती है वो डायरेक्टली आरबीआई प्रोवाइड करता है। जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन है, मान लीजिए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है और इसको लेकर सरकार कुछ इंटरेस्ट सबवेंट करती है, कुछ ब्याज माफ करती है, तो सरकार करेगी आरबीआई को और आरबीआई करेगा बैंक को। लेकिन इसमें आरबीआई की एक अनुषंगी संस्था है जिसका नाम नाबार्ड है, 1982 में स्थापित की गई, 1982 में। नाबार्ड आरबीआई के बिहाफ पर एग्रीकल्चर क्रेडिट का काम देखने का करता है। तो आप इसके आगे डैश करके लिखना, आरबीआई में उपरोक्त कार्य, यानी कृषि साख वाला, आरबीआई में उपरोक्त कार्य नाबार्ड द्वारा विनियमित किया जाता है। द अबव फंक्शन इन आरबीआई regulated by NABARD। नाबार्ड की फुल फॉर्म पता तो होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
क्या? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म। और इसका लास्ट काम लिख लीजिए। लास्ट का एक और भी है, आजकल डेटा भी इकट्ठे करने का काम करता है वो, मौद्रिक नीति से संबंधित या महंगाई से संबंधित। तो आप इसमें एक और पॉइंट लिखिए, यह बैंकों के समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। बैंकों के समाशोधन, क्लियरिंग हाउस, समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। इट ऑल्सो फंक्शंस एज द क्लियरिंग हाउस ऑफ बैंक्स, समाशोधन गृह का कार्य भी करता है। ठीक है, समाशोधन गृह का मतलब, देखो मान लो एक बैंक के पास कहीं पर सरप्लस है और किसी क्षेत्र में, और दूसरे बैंक के पास वहां पर कमी है, पैसे की डिमांड है उसकी, तो एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक को दे देगा। बैंकों के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करता है, क्लियरिंग हाउस का काम करता है, और इसके बदले वो पैसे भी लेता है। यही आरबीआई की इनकम का या आय का एक स्रोत भी है। तो बैंकों के लिए क्लियरिंग हाउस का काम करता है। नेक्स्ट लिखना, कुछ आर्थिक समंकों को भी एकत्रित करता है। समंक माने डेटा। कुछ आर्थिक समंकों को भी एकत्रित करता है। also collect some economic data, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, औद्योगिक वित्त की भी व्यवस्था करता है। also provide the industrial finance tool, ठीक है। ये आरबीआई के फंक्शंस हो गए। इसमें कोई बात किसी के समझ में नहीं होगी, पूछ लीजिए। आगे आएगी मॉनेटरी पॉलिसी, अब आगे आएगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सब? अब आगे आएगी, ठीक है। चलो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है आईडीबीआई, और एक है आईडीएफसी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इन दोनों को फाइनेंस करने का काम आरबीआई करता है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री खोलने के लिए लोन की आवश्यकता है, तो आईडीएफसी और आईडीबीआई दो बैंक, एक बैंक है और एक फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। इन दोनों को ही फाइनेंस करने का काम आरबीआई करेगा। या बैंक जनरली जो कमर्शियल बैंक हैं, इंडस्ट्रीज के लिए ये कुछ स्कीम चलाते हैं, जैसे एमएसएमई के लिए कोई स्कीम चला रही है, स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, कि सरकार इसके लिए कोई इंटरेस्ट सबवेंशन कर रही है या कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। तो ये काम आरबीआई के माध्यम से सरकार करेगी और आरबीआई के माध्यम से बैंक करेगी, यानी सरकार आरबीआई को और आरबीआई बैंक को, सब इस तरीके से ये इंडस्ट्रीज को भी फाइनेंस करने का काम करता है। पहले अच्छा, इसी में आरबीआई ने एक और, जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो बड़ी इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने का काम करता है, जबकि सीडबी पहले आईडीबीआई दोनों को देखता था, स्मॉल और माइक्रो दोनों, स्मॉल लार्ज और माइक्रो तीनों इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने का काम करता था आईडीबीआई। लेकिन 1992 या 93 में सीडबी अलग कर दिया गया। अब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक को फाइनेंस करने का काम, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने का काम सीडबी करता है। लार्ज के लिए आईडीबीआई, स्मॉल और मीडियम के लिए सीडबी। गांव में कोल्हू लगाना है, सीडबी एक बैंक है
जिसमें मैं चाहूँ तो खाता खोल सकता नहीं, उधार ले सकता हूँ पैसा उससे, बशर्ते मुझे टोल लगाना पड़ेगा गाँव में। स्मॉल इंडस्ट्रियल कामों के लिए, यानी छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए जनरली वो फाइनेंस करने का काम होता है। तो गाँव में कोई हुए कुटीर उद्योग है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक माइक्रो इंडस्ट्री है, तो उसको फाइनेंस करने का काम सिद्धि करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब अगला हेडिंग इसमें लिखिए। हाँ, वो विनियम, वो विनिमय है, ये विनियम है। दो अलग अलग शब्द हैं वो। एक है विनिमय, विनिमय माने आदान प्रदान करना। एक है विनियम, वी और नियम, वो विनिमय नहीं है। नियम के आगे वी और लगाओ तब बनेगा विनियम। ठीक है, वो शब्द अलग अलग हैं दोनों। चलिए अब नेक्स्ट लिखिए इसमें मौद्रिक एवं साख नीति। मौद्रिक एवं साख नीति, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया कि आरबीआई का जो सबसे पहला काम है वो महंगाई को नियंत्रित करना है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू मेंटेन द इन्फ्लेशन। ना तो वो ज्यादा महंगाई होने देता, ना ही वो कम महंगाई यानी मंदी की स्थिति को भी नहीं होने देता और महंगाई की स्थिति को। अर्थव्यवस्था की कैसे करता है ये काम? तो मुद्रा प्रसार को या मनी एक्सपेंशन को रेगुलेट करता है। जब अर्थव्यवस्था में ऐसा समझिए कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर 5% है और इस समय पूरी अर्थव्यवस्था में 100 रुपए है, 5% की दर से वो बढ़ रही है, तो अगले साल आरबीआई क्या करेगा? 105 रुपए जारी करेगा अर्थव्यवस्था में, यानी 5 रुपए और छाप के जारी कर देगा, जिससे जो उत्पादन बढ़ा वृद्धि के चलते वो सामान्य हो जाएगा। अगर ऐसा ना करेगा तो मंदी आ जाएगी, क्योंकि उत्पादन तो जाएगा बढ़ और जो मनी एक्सपेंशन है वो वही रहेगा, तो ऐसे में मंदी की स्थिति आ सकती है। इसलिए आरबीआई जनरली क्या करता है कि मांग के अनुसार नए नोटों को इशू करने का काम भी करता रहता है अर्थव्यवस्था की वृद्धि के अनुसार। ये करता कैसे है? अच्छा, एक चीज तो ये हुआ, मनी एक्सपेंशन को बढ़ाना और उसे स्क्वीज करने का काम करता है। बढ़ाने और स्क्वीज करने के लिए उसके पास 4 टूल हैं, 4 हथियार हैं या 4 औजार कह सकते हैं। एक उनमें से है रेपो रेट, एक है रिवर्स रेपो रेट, एक है एसएलआर और एक है सीआरआर। ये 4 चीजें उसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई। ये चारों टूल आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से दिए गए हैं। रेपो रेट क्या है? ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों को उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये वो रेट है जो बैंकों को हमेशा अपने पास निश्चित मात्रा में जो धन रखना पड़ता है अपनी इमरजेंसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, उसको हम लोग कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। एसएलआर क्या है? एसएलआर वो वैधानिक कोष है, वैधानिक यानी विधि द्वारा स्थापित कोष है, जो कि बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है और आरबीआई के पास रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके। सरकारी जो प्रतिभूतियां हैं बैंक उन्हें खरीदते ही हैं, ये बैंकों के लिए बाध्यता है और वो खरीदी जाती है, वो काउंट हो जाती है एसएलआर में।
जैसे इस समय SLR लगभग 20 से 21% है, शायद 19 है, एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं है अभी, 19% है मान लीजिए, या 20% मान लेते हैं। SLR 20% है, इसका मतलब ये है कि किसी बैंक में यदि 100 रुपए जमा हुए तो उसमें से 20 रुपए RBI के पास रखने ही पड़ेंगे। RBI अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेगा या सरकार को दे देगा। अब बैंक के पास जो वर्किंग कैपिटल हुई बैंक की वो 80 रुपए हुआ, 80 में भी कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपए में जैसे इस समय 3 रुपए 75 पैसे है CRR, 3.75% है, तो इसका मतलब चलो 4 मान लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर बैंक को 4 रुपए हमेशा अपने पास रखने पड़ेंगे 100 में से, जो उसकी किसी इमरजेंसी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो काम आएंगे। इसका मतलब 20 हो और 4 ये 24 रुपए 100 रुपए में से बैंक के बिल्कुल सेफ हो गए, अलग हो गए। अब बाकी के जो 76 बचे ये उसकी वर्किंग कैपिटल है। बैंक को इसी को लोगों को उधार देना लेना है, जो भी करना है 76 रुपीज को करना होता है। इस तरीके से ये 4 टूल हैं जिनके माध्यम से मनी सप्लाई को RBI कंट्रोल करता है। जैसे रेपो रेट के ऊपर आते हैं, मान लीजिए महंगाई की स्थिति है देश में, महंगाई की स्थिति कब होगी? जब मांग बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, अटेंडेंस सबकी हो गई, टैबलेट नहीं मिलेगी, जल्दी लगाओ, अन्याय हो जाएगा ये तो, क्योंकि कुछ लोग आज ही आए हैं टैबलेट लेने के लिए, तो आज अटेंडेंस कम से कम लगा दीजिए। पता चला अगले साल एक ही दिन के लिए योजना है कि भाई चलो उसकी भी लगेगी, उसको भी टैबलेट दी जाएगी जो एक दिन आएगा कम से कम। नहीं, अरे कम से कम आज तो आगे ना, अगली बार एक ऐसी योजना निकालेंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक दिन आया है क्लास लेने के लिए, उसे भी टैबलेट दी जाएगी, कम से कम नाम तो लिखना, छोड़ के लो। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं। सर इनको ना ये बोल दीजिएगा कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो रजिस्ट्रेशन भी करा ले सर, छूट गया हुआ रजिस्ट्रेशन उसके लिए ना, टैबलेट के लिए। अच्छा, हाँ मेरा नहीं, जो पिछले जो हैं जिनको मिलेगी कल, हाँ हाँ परसों जिनको मिलेगी, और जो है अपना सूट सलवार में आएंगे। देखो भाई ड्रेस कोड आ गया है, हमने ध्यान से सुने सब लोग, ध्यान लेके आएंगे। भेज रहा हूँ आप किसी का समाज कल्याण ऑफिस की तरफ से एक ड्रेस कोड आया है, नहा धो के आएंगे, ठीक है, बाल बाल ठीक ठाक करके आएंगे, इसके अलावा सूट सलवार में आएंगे। अब देखो टैबलेट नहीं मिलेगी, सूट पहन के जो भी आएगा टैबलेट नहीं मिलेगी। अब मुझे नहीं पता, सूट सलवार में आएंगे, ठीक है ना। वैसे आज जो है ना समाज कल्याण अधिकारी भी आ सकते हैं, आएंगे, मुझे पता है, मैं ADM सर के इनसे आया था, अच्छा मुझे बुलाया, उन्होंने भी यही कहा। देखो ये मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में सूट सलवार में ही आएंगे। लड़कियों के लिए ड्रेस कोड है, ये सूट सलवार में है। जिनको सभी आने बहुत अच्छा, लेकिन जिनको टैबलेट मिल रहा है कम से कम वो तो उसी में आएंगे। ये क्योंकि सही ड्रेस कोड होता है, या तो देखो साड़ी एक सही ड्रेस कोड होता है या फिर सूट सलवार एक सही ड्रेस कोड होता है। ये तो आप इंटरव्यू में भी, अगर आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मल ड्रेस तो वही होती है स्पेशली, और आप लोगों से उम्मीद ये की जाती है कि आप UPSC एस्पिरेंट्स हैं तो कम से कम ड्रेस के बारे में आपको अच्छी जानकारी होगी। लेकिन ये एक्सेप्शन है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता ड्रेस के बारे में, पहनने के बारे में, परिधान के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि जो नहीं जानते, ये वो जो जानते भी हैं, वो जानबूझकर नहीं जानना चाहते, तो वो ऐसा ना करें, क्योंकि ये सबसे पहला एक फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है और वो फर्स्ट
इम्प्रेशन जो है वो खराब नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, ये है प्रशासन की तरफ से कि आप लोग सूट सलवार खरीदते हैं। हाँ, आना तो सभी को है, आना तो सभी को है। चलिए ठीक है, हम लोग रेपो रिवर्स रेपो रेट देखते हैं। शायद क्योंकि छुट्टी होगी ऑब्वियसली सब लोग ये, अरे आप लोगों को तो नहीं पता, आप लोगों को तो ये सब, मैं वहाँ से आया, कोई आफत नहीं पड़ी है वहाँ पे। एडीएम सर था, डांटने में लगे थे सबको, कैसे करोगे, एक एक मिनट बताओ, इतना कार्यक्रम होता है, एक मिनट में कार्यक्रम आ गया, पूरे सबको डीपीआर में, एसीएम में सबको लगाए पड़े और कैसे कैसे काम कर रहे थे ये बताओ। वो कह रहे थे कि ये बताओ, ये डीपीआर में से कह रहे थे कि वो बैनर कैसा डिजाइन करना है, तो वो बैनर ही डिजाइन कर रहा था वहीं बैठ के वहाँ, मुख्यमंत्री विधि योजना का। और उसमें मेरठ का जो नाम रखा है, तो जनरली आपको तो शायद नहीं पता, जो सरकारी कागज है ना उसमें मेरठ का नाम है मुस्कुराता हुआ मेरठ। अरे मुस्कुराते वाले आदमी, मुस्कुराता मेरठ, तो यही लिखा भी जाएगा उसमें, मुस्कुराता मेरठ, स्माइलिंग मेरठ, और बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत शानदार सी फोटो। क्या ऐसा थोड़ी होता है, खरीदे जा सकते हैं। इसकी बात है, खरीदने में कितना टाइम लगता है, और लड़कियों को खरीदने में कितना टाइम लगता है, लड़कियों को खरीदना हो तो उनको हाँ से टाइम तो लगता है मुझे। भाई मुझे नहीं पता, टैबलेट दे दिए तो देख लो। वैसे मैं कहूँगा ये कि आप सूट सलवार पहनते नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, बाकी ठीक है ना। ये मैं बोल रहा हूँ आपको, ध्यान से सुन लीजिए, सूट सलवार पहन के ही आना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, आई कार्ड भी सब लेके आएंगे। जिसके पास नहीं है वो आधार कार्ड ला सकता है। हाँ, जिनके पास नहीं है वो आधार कार्ड ले आए अपना, और बाकी अगर कुछ लोग का पुराना वाला होगा अपना पुराना ले आइएगा, लेकिन आई कार्ड होना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह बहुत सारी होगी ना, तो लोगों को रोका जा सकता है, तो कम से कम आपका आधार कार्ड हो। जिनको नहीं है घर रहने अपने मतलब क्या चाहते हैं आप, क्या करना है, छुट्टी है? नहीं, वैसे तो छुट्टी होगी उस दिन आप लोगों को, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और अच्छा तो यही है कि आप आए उस दिन। आप लोग, आपके लिए मुख्यमंत्री लखनऊ से आ रहे हैं और आप अपना घर बैठे हैं, इससे और दुर्भाग्यपूर्ण। पूरा प्रशासन आप लोगों के लिए लगा हुआ है, मैं पूरी कचहरी में मुख्यमंत्री विधि योजना हो रही है। वो एडीएम सर मुझे कह रहे थे, उन्हें जाके थोड़ा सा समझा देना बच्चों को, थोड़ा ठीक रहे। मैंने सर को अपने दिन याद आ रहे हैं कि थोड़ा ठीक रहे,
उस वाले समय को याद कर रहे हो कि पता चला मेरी जैसे तो नहीं थे ये। मैंने कहा नहीं सर, सब अच्छे हैं बच्चे, ऐसी कोई परेशानी होगी नहीं। इसीलिए चलिए नेक्स्ट, आप इसमें मुद्रा और साख नीति को लिखिए। इसमें अगले पॉइंट पहले समझाया मैंने, आप चलो इसको लिख लीजिए। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार को विनियमित करने का कार्य, मुद्रा प्रसार को विनियमित करने का कार्य जिस नीति के माध्यम से किया जाता है, जिस नीति के माध्यम से किया जाता है उसे मौद्रिक अथवा साख नीति कहते हैं। उसे मौद्रिक अथवा साख नीति कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार को विनियमित करने का कार्य जिस नीति के माध्यम से किया जाता है उसे मुद्रा अथवा साख नीति कहते हैं। इन एनी इकोनॉमी by which policy the money expansion control is known as its monetary or credit policy. भारत में रिजर्व बैंक मुद्रा प्रसार के लिए मुद्रा प्रसार को विनियमन करने के लिए, ऐसा लिखिए, मुद्रा प्रसार के विनियमन करने के लिए निम्न नीतियों का पालन करता है। RBI to regulate money expansion, follow these policies. पहला इसमें लिखना परिमाणात्मक विधियां, यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स। परिमाण माने क्वांटिटी, तो परिमाणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स। देखो क्वांटिटेटिव मेथड्स वो सब होंगे जिनसे मनी एक्सपेंशन मात्रा के लेवल पर, क्वांटिटी के लेवल पर कम हो रहा हो या बढ़ रहा हो। जैसे 100 रुपये बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया, 300 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये कम हो गया, 200 रुपये कम हो गया। कब होगा? जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या इन सबको घटाया बढ़ाया जाएगा। क्वांटिटी काम करेगी इसमें 2%, 3%, 4%, ठीक है। ये होती है परिमाणात्मक विधियां। एक होती है चयनात्मक विधियां, या इन्हें हम लोग गुणात्मक विधियां भी कहते हैं। जैसे आरबीआई किसी बैंक को मना कर सकता है नहीं कि आपको लोन नहीं देना है, कर सकता है नहीं। और अगर आरबीआई मना करे तो क्या वो बैंक लोन दे देगा? मनी एक्सपेंशन हो सकता है क्या? फिर मान लीजिए एसबीआई को बैंक आरबीआई कह दे कि आप किसी प्रकार का कोई क्रेडिट या साख नहीं प्रोवाइड करेंगे अपने ग्राहकों को, तो क्या एसबीआई कर देगा? और एसबीआई अगर नहीं करेगा तो मनी एक्सपेंशन रुकेगा? नहीं रुकेगा। लेकिन क्या उसने कोई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, क्या कोई परिमाण के लेवल पर कोई नीति बनाई? ना, केवल उसने क्या किया? गुणात्मक स्तर पर उसे मना कर दिया। इसे चयनात्मक भी कहते हैं, चयनात्मक साख नियंत्रण। तो एक तो ये इसका उदाहरण है। एक दूसरा इसका उदाहरण ये है, जैसे साख की राशनिंग कर देना। मान लीजिए 10 बैंक हैं, 12 बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, एसबीआई, बाकी सब जो भी, सबके लिए निश्चित कर दे कि 20 रुपये आपको देने हैं, 10 रुपये आपको देने हैं, 5 रुपये आपको देने हैं।
ये भी उसकी जो विधि है एक गुणात्मक विधि में ही आती है, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। तो दो तरीके की विधियां हैं मनी एक्सपेंशन को कंट्रोल करने के लिए, एक चयनात्मक और एक परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। ठीक है, तो दूसरा आप इसमें लिख लीजिए गुणात्मक साख नियंत्रण, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल या गुणात्मक साख नियंत्रण, दोनों को देखेंगे। अब परिमाणात्मक में लिखिए। ठीक है, ये बता दूं क्या परिमाणात्मक कौन सी होती है, परिभाषा लिखवा दो ये। चलो लिखो, वे विधियां जिनमें मात्रा के स्तर पर साख नियंत्रण होता हो, जिनमें मात्रा के स्तर पर साख नियंत्रण होता हो, परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां कहलाती हैं। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधियां कहलाती हैं। Those methods by which money expansion regulate at quantitative level is known as quantitative methods of regulation। इसमें चयनात्मक में लिख लीजिए या गुणात्मक में लिख लीजिए। वे विधियां जिनमें या जिनसे साख नियंत्रण गुणात्मक स्तर पर नियंत्रित किया जाए, अर्थात आरबीआई अपने अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी अधीक्षण माने सुपरिंटेंडेंस, अपनी अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुद्रा प्रसार को विनियमित करे, उसे गुणात्मक साख नियंत्रण विधियां कहते हैं। The quantitative measure which control the money expansion are those by which RBI control the money flow, using its power of superintendence। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण लिख लीजिए, जैसे पहले जैसे इसका उदाहरण लिखिए, साख नियंत्रण इसमें लिखिएगा साख की राशनिंग नहीं होती, राशन लेने जाते नहीं, ये राशनिंग वहीं से आया है, अंग्रेजी का वर्ड है। वैसे ये राशनिंग का मतलब है हर आदमी को निश्चित कर देना कितना मिलेगा, इसको राशनिंग कहते हैं। सबकी जो भागीदारी है या सबकी जो हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दी जाए, इसको राशनिंग कहते हैं। हर आदमी को इतना मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा, इसको राशनिंग कहते हैं। अब क्या था, मुद्रा प्रसार को विनियमित करता है
गुणात्मक साख नियंत्रण कहलाता है। ठीक है, अब परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों के उदाहरण लिखते चलिए और उनको समझते चलिए। अगले पॉइंट से लिखना, परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां, परिमाणात्मक साख नियंत्रण की विधियां इस प्रकार हैं। The quantitative methods are as follows. पहला रेपो रेट, रेपो दर, बस लिखना है इसमें रेपो दर या रेपो रेट। यह वह दर है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को ऋण प्रदान करता है, बैंकों को ऋण प्रदान करता है। दिस इज द रेट ऑन विच आरबीआई प्रोवाइड द क्रेडिट्स टू द बैंक, आरबीआई प्रोवाइड द क्रेडिट्स टू द बैंक। ठीक है, दूसरा लिखना रिवर्स रेपो रेट। यह वह दर है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से ऋण प्राप्त करता है, जिस पर आरबीआई बैंकों से ऋण प्राप्त करता है। दिस इज द रेट ऑन विच, दिस इज द रेट ऑन विच आरबीआई गॉट, on which RBI got the credit from the banks, the credit from the banks. Next लिखना, कैश रिजर्व रेशो CRR, कैश रिजर्व रेशो या CRR, इसे हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं, नगद आरक्षित अनुपात भी कहते हैं, लेकिन आप CRR लिखिए ज्यादा आसान रहेगा। इसको लिखिए इसके आगे। सामान्यतः बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास, स्वयं के पास, कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत स्वयं के पास नगद रूप में रखना अनिवार्य है, नगद रूप में रखना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी for all the banks, it is mandatory for all the banks to have a definite percentage of its total reserves, to have definite percentage of its total reserves with it always, kept with it always, इसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। एंड इट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो, एंड इट इज नोन एज कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यह सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, अच्छा विधि और संविधिक में क्या अंतर है? विधिक और संविधिक में क्या अंतर है? लीगल और स्टैट्यूटरी में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड स्टैट्यूटरी?
के अकॉर्डिंग है। बैठ जाइए।